नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने इस कड़ाके की सर्द में अपने घर परिवार वालों का, अपने बड़ों की सेवा करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम इस क्लास को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल एक शायरी बोलेंगे इस क्लास में। इसी के साथ आज हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। बच्चों, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बच्चों, ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। आइए हम लोग मिलकर नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए तेज के साथ हम लोग पढ़ाई को नई दिशा देते हैं और आज से हम प्रण लेते हैं कि हम लोग अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी देखा जाए तो आपकी परीक्षा जो है फरवरी, आगामी परीक्षा 2026 जो यूपी बोर्ड की स्टार्ट होने वाली है कक्षा 12 वालों की, 18 फरवरी को स्टार्ट हुई है। बच्चों, लकीली आप सबका जो हम लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हिंदी क्लास कर रहे हैं, हिंदी ही सबसे पहले दिन आपकी हिंदी का ही पेपर सबसे पहला दिन है। तो बच्चों, आप लोग देर मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई को नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ स्टार्ट कीजिए। हम भी आपके साथ आज से जीवन परिचय की क्लास लेना शुरू कर रहे हैं। जीवन परिचय बच्चों, आज हम जो जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं उसको बता देते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। वासुदेव सरल अग्रवाल का निबंध जो है राष्ट्र का स्वरूप अध्याय 1 आपकी किताब में लगा हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसी को इग्नोर कीजिएगा आप सब। बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध लगा है इसकी व्याख्या भी आएगी आपके पेपर में। और वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों? वासुदेव सरल अग्रवाल जो है, सबसे पहला चैप्टर है वासुदेव सरल अग्रवाल का, पहला चैप्टर है, पहला पाठ जो है वासुदेव सरल अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप ही है। राष्ट्र का स्वरूप। बच्चों, जो भी लेखक, चाहे गद्य में हो, चाहे पद्य में हो, चाहे कथा साहित्य में हो, कहीं भी हो, जो सबसे पहला लेखक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए बच्चों, हम लोग आज वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय देखने वाले हैं। किसका? वासुदेव सरल अग्रवाल। किसका बच्चों? वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलिए बोर्ड को साफ करके स्टार्ट करते हैं हम लोग वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वासुदेव सरल अग्रवाल। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग उसी भांति अच्छे से लिखिएगा। जीवन परिचय वाला खंड जो है बच्चों आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। मैं इतने सॉलिड तरीके से, इतने सरल तरीके से आपको बता दूंगा कि मैथ की तरह, गणित की तरह आप सबको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। 1 नंबर भी साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय से नहीं कटने वाला है। इतने एक्यूरेट तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे ही आप सबको लिखना है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। अगर इनका पूछा जाए तो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव सरल अग्रवाल ये लिखा हुआ है ना बच्चों। तो वासुदेव सरल अग्रवाल, बच्चों इस बात का आप लोग गौर कीजिएगा कि हमेशा से आपके एग्जाम में जो जीवन परिचय पूछा जाता है उसकी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द होती है। तो बच्चों आप लोग, कुछ बच्चे जो हैं 4 पेज, 3 पेज का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय ही उड़ा के चले जाते हैं। सोचते हैं मैं बी कॉपी सी कॉपी भर दिया हूँ तो मुझे 100 के 100 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये गलती आप मत कीजिएगा। आप एक्यूरेट शब्दों में, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, वैसे आप लोग लिखिएगा।
आप लोगों को 5 में से 5 नंबर मिलेगा। बच्चों आप लोग बस इस क्लास में बने रहें, अच्छे से देखते रहें। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इनके जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को बताने वाला हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इनका जो है हेडिंग डालेंगे, ऐसे वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग ऐसे हेडिंग डाल के बगल में लिखिएगा मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश, कोष्टक में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश डाल दीजिएगा, इसको जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद बच्चों जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ, सॉरी जन्म तिथि, जन्म तिथि, इनकी जन्म तिथि आप लोग लिखेंगे बच्चों 7 अगस्त 1904, 7 अगस्त, 7 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ। कब हुआ बच्चों, 7 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 7 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। बच्चों इसके बाद मृत्यु भी इसके आगे आप लोग कॉमा लगा के यहाँ पे मृत्यु लिख दीजिए, मृत्यु वाली डेट लिख दीजिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों, इसको जरूर मृत्यु भी आप सब लिखेंगे। 27 जुलाई 1967 को इनकी मृत्यु हुई थी, 27 जुलाई 1967 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनकी मृत्यु, जन्म हुआ था इनका, मृत्यु इनकी हुई थी 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये परलोक सिधारे थे बच्चों। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था बच्चों, इनके पिता का नाम जरूर लिखिएगा आप लोग। इनके पिता का नाम, पिता इनके कौन थे आप लोग कमेंट कीजिए। इनके पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल था। क्या था बच्चों, श्री विष्णु अग्रवाल, अग्रवाल, इनके पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल था। अब आइए देखते हैं इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम बच्चों क्या था, आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो मैं तो बताने वाला ही हूँ। श्रीमती सीता देवी अग्रवाल, सीता देवी अग्रवाल, इनकी माता का नाम सीता देवी अग्रवाल था बच्चों। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों, व्हाइट बोर्ड में जगह कम पड़ रही तो इसलिए मिटा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसके बाद भी ऐसे ही सेम ही टॉपिक वाइज ही लिखना है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, आप लोग देखते रहिए फटाफट ऐसे ही बच्चों। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनकी जो शैक्षणिक योग्यता को डालेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता बच्चों डालेंगे। ये जो है MA इनकी शैक्षणिक योग्यता MA PhD MA PhD और क्या था बच्चों, ये डीलिट किए हुए थे, सॉरी हाँ डीलिट किए थे। ये डीलिट की इनके पास उपाधि थी, डीलिट, इनके पास डीलिट की उपाधि थी। ये किस विश्वविद्यालय से ये सारी पढ़ाइयाँ किए थे, तो ये बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से ये सब पढ़ाइयाँ किए थे। लखनऊ वीवी का मतलब विश्वविद्यालय। ठीक है बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA PhD डीलिट की उपाधि ग्रहण की थी। बच्चों इसके बाद देखेंगे इनकी शैली क्या थी, इनके निबंधों में शैलियाँ कौन कौन सी थी। शैली अब देखेंगे बच्चों हम लोग, इनकी शैली क्या थी। इनकी शैली थी बच्चों विचारात्मक, पहली थी विचारात्मक, विचारात्मक। उसके बाद गवेषणात्मक, गवेषणात्मक। बच्चों आप सबके मन में विचार जरूर आ रहा होगा कि ये विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक शैलियां हैं कौन।
इसका अर्थ क्या होगा, गवेषणात्मकता, व्याख्यात्मकता, विश्लेषणात्मकता, विचारात्मकता, इन सब का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों मैं सीधा सा सिंपल सा आपको उत्तर दूंगा, आप इन पचड़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप सब अपनी क्लास पर फोकस कीजिए, अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए। अभी आप सिलेबस से इतर मत जाइए। आपको विचारात्मक, गवेषणात्मक इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखना है बच्चों। आप सब सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को फॉलो कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास करनी है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए फालतू की चीज़ें हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए क्लास कीजिए और अच्छे से अपनी सिलेबस की चीज़ें पढ़िए बस। और थी व्याख्यात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, तीसरी थी व्याख्यात्मक शैली। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इनकी भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो रचनाएं लिख रहे थे उनमें, उन रचनाओं में इनकी भाषा कौन सी थी बच्चों। इनकी भाषा जान लेते हैं हम लोग। भाषा बच्चों, इनकी भाषा जो थी विषयानुकूल, विषय के अनुकूल ये लिखते थे। क्या थी बच्चों, विषयानुकूल, विषयानुकूल, ये विषय के अनुकूल भाषा में लिखते थे। उसके बाद इनकी भाषा जो थी प्रौढ़, प्रौढ़ एवं परिमार्जित, प्रौढ़ एवं परिमार्जित, प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली का ये प्रयोग करते थे। खड़ी बोली, ये बच्चों प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली का ये प्रयोग करते थे। अब दोस्तों, बच्चों, मित्रों, अब क्या ही बोलूं आपको, आप सब हमारे प्रिय स्टूडेंट हो, दोस्त ही बोल सकता हूँ, मित्र ही बोल सकता हूँ। अब इसके बाद बच्चों इनकी रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी रचना का, ये कौन कौन सी रचना को लिखे थे, किस किस रचनाओं की ये रचनाकार थे। पहला है बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है। तो बच्चों पृथ्वी पुत्र जो है इन्हीं की रचना है। क्या है बच्चों, पृथ्वी पुत्र, इनकी पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र के बाद अगला है भारत की एकता, भारत की एकता, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता। उसके बाद है बच्चों कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और कल्प वृक्ष। उसके बाद बच्चों माता भूमि, माता भूमि। और बच्चों इसके बाद इनकी रचना है, कौन सी है, वाग्धारा, वाग्धारा। इनकी रचनाओं को ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों, जो आपका वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी या चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ऐसे पूछ देगा वाग्धारा किस रचनाकार की रचना है। तो आप लोग अगर ये क्लास किए रहेंगे तो आपको पता होगा कि वाग्धारा किसकी रचना है। वाग्धारा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बच्चों। तो आप सबको पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज ऐसे ही हेडिंग डाल डालकर इनकी जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, ये सारी चीज़ें लिख देना है। उसके बाद बच्चों एक आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी साहित्यिक परिचय। ठीक है बच्चों, साहित्यिक परिचय, ऐसे आप एक हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय का हेडिंग डालेंगे बच्चों। उसके बाद लिखेंगे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के नाते, ज्ञाता होने के कारण भारतीय संस्कृति और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से, वैज्ञानिक
आप इस चीज़ को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा कि वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों का रचना की। अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना इन्होंने की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। इन्होंने अनेक ग्रंथ जैसे संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का संपादन भी किया। उसके बाद बच्चों लिखेंगे, भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इनका नाम जो है आगे लिया जाता है देश के विद्वानों में। आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या लिखना है हम लोगों को। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख भी लिखे हैं। इन्होंने अनेक वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख भी लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप जो है व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनके जो कथन मिलते हैं, इनके जो कथन होते हैं वो मिलते हैं ना बच्चों, वो प्रामाणिक होते हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास, जो इनकी शैली ये जिन शैलियों में लिखते हैं उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है। कूट कूट का मतलब जैसे आपकी मम्मी कूटती थी आपको, उस तरीके से कूट कूट कर इनके अंदर आत्मविश्वास भरा है। आगे देखेंगे बच्चों, इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। इनकी शैली का जो प्रधान रूप है वो विवेचनात्मक है, विवेचन किया हुआ है इनकी शैली में। मतलब जो भी रचनाएं हैं उनकी शैली विवेचनात्मक, विवेचन बहुत सारा किया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपने मौलिकता, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपने मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए अविस्मरणीय रहेंगे। ये कभी भी नहीं भूले जाएंगे क्योंकि ये मौलिक रचना करते थे और इनकी जो विचारशीलता थी उच्च कोटि की थी, इसलिए ये विद्वान अविस्मरणीय रहेंगे भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना लिखना है फट से आपकी झोली में, आपके प्रमाण पत्र में, आपके रिजल्ट की फोटोकॉपी में या रिजल्ट की मूल प्रति में आपका 5 नंबर ऐड होके आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही लिखना है, आप फटाक से आप लोग टॉप कर जाओगे। ठीक है बच्चों, 80 शब्द सीमा इसमें थी। 80 शब्द सीमा के भीतर हम लोग इस जीवन परिचय को किए हैं आज। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार, और आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।